लेकिन दो अलग अलग इंसान में ये जो सीक्वेंस है ये अलग रहेगा, लेकिन रिपीट हो रहा है। सुन लो ध्यान से, इधर देखो ऊपर, मान लो कि एक डीएनए हो गया एक इंसान का, ठीक है, इसमें AGAT कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी। यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस रिपीट हो रहा है GATA, कितनी बार? 5 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग रहेगा और यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा। आपको बात समझ में आई? तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस दो अलग अलग इंसान में क्या होता है? वैरी होता है। सबको समझा? लेंथ और जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो भी वैरी होता है। समझा आप यहाँ तक? ठीक है, ओके, ध्यान देना। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट्स। Sequencing that you have all kinds of. So we had STRs, we had VNTRs. Before that, we had restriction, fragment length, polymorphism. तो ये अलग अलग टर्म्स हैं इसके लिए। क्या क्या टर्म्स हैं? शॉर्ट टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, क्या बोला उसने? एक मिनट, Then we had restriction, fragment length. लाइन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लाइन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपको टेक्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लाइन, पॉलीमॉर्फिज्म, लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे लाइन बोल रहे हो, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दोगे। Polymorphisms, and so there's a bunch of different things that we can look at, but we're kind of moved to this idea of these shorthand repeats. They work great. There's quite a bit of variability in individuals. And so what is it? You basically have letters of DNA that repeat over and over and over and over and over and over and over. So sometimes 50 times a repeat. And so what does that look like? Well, if we have these... अभी ध्यान दो अच्छे से, ये तीन अलग अलग इंसान हैं, ठीक है, इनका डीएनए दिखाया हुआ है। आई बात समझ में? पूरा अच्छे से ध्यान दो, क्या करते हैं प्रोसेस में, तो ये समझ में आएगा। 3 individuals, we'll call this Mr. Blonde, Mrs. Red, and then Mr. Mustache. And so if we look at these 3 people, their genes are going to be the same. उनका जीन क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिफरेंट क्या रहेगा? ये सीक्वेंस है, दिख रहा है आपको सीक्वेंस? ये वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, यहाँ पे चेन क्या है? लेंथ कम है, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे बहुत छोटी है, यहाँ पे बड़ी है, फिर वाइट छोटा, वाइट बड़ा। समझ में आया? लेकिन जीन सारे क्या है? सेम। सबको समझा यहाँ तक? ठीक है, ओके, ध्यान देना। But these STRs are going to be different. These single or short tandem repeats are going to be different. You can see that Mr. Blonde has more than Mr. Mustache and less than Mrs. Red. So if I make that a little bit easier to तो मान लो यहाँ पे 10 सीक्वेंसेस हैं, 45, 12, 7, 10, right? grasp onto if I count them out, and then remove everything else. अब हमने क्या किया? सिर्फ वेरिएबल टेंडम रिपीट उसी सीक्वेंस को रखा, बाकी सबको क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाल करके इन सारे पार्ट्स को निकाल के सिर्फ हमने वेरिएबल टेंडम रिपीट उसी यूनिट को रखा। सबको समझा यहाँ तक? ठीक है, ये प्रोसेस आप कैसे करोगे? बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अब ध्यान देना, लेकिन ये सारे कैसे रहेंगे? मिक्सअप रहेंगे ना? ठीक है, ध्यान देना। We did is variability between all individuals. Everything else was the same, but we see variability. And we can cut these sections out using restriction enzymes, and then we can amplify them using polymerase chain. Okay, अभी हमने मान लो कि हमको एक ही थोड़ा सा ब्लड सैंपल मिला है, तो ब्लड सैंपल में से तो थोड़ा सा डीएनए मिलेगा। हमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो डीएनए क्या करनी पड़ेगी? कॉपीज बनानी पड़ेगी। कैसे करोगे? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। थोड़ा भी सैंपल मिला तो उसकी बहुत सारी कॉपीज आप बना सकते हो। 30 साइकिल्स याद है आपको? ठीक है, आप कर सकते हो विद इन कितना 5 मिनट के अंदर कॉपीज बन गई। 2 या 5 मिनट दिया था उसमें, बराबर है? ये आपको समझ में आ गया? तो पहले आपने क्या किया? सैंपल लिया, ठीक है, सारे पार्ट्स निकाले और जो थोड़ा सा पार्ट आपको मिल रहा है उसका क्या कर रहा है? एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, पीसीआर टेक्निक यूज करके। ठीक है, अब ध्यान दो अच्छे से। Reaction, and then we can separate them using gel electrophoresis. हाँ, तो पहले आपने क्या किया? पीसीआर से एम्प्लीफाई किया, फिर सेपरेट कैसे करते हैं? बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ में आया? ध्यान दो। So how does that work? Basically, I'll take the DNA and I'll put. तो आपने डीएनए ऑब्टेन किया तो सेपरेट थोड़ी रहेंगे, साथ-साथ रहेंगे ना? आया समझ में? ध्यान देना अच्छे से। Them in a little well, and so we're looking down on this. And so this is an agarose gel. I could put Mrs. Red's, and then
Mr. Mustache. ये समझा आपको क्या किया है? हाँ? It was all in DNA. Basically, I would then turn on the voltage. So there's going to be a positive charge here, negative charge up here. ये क्या बता रहे हैं अभी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप सेपरेट करो, ठीक है? डीएनए फ्रेगमेंट को कहाँ रखते हैं? नेगेटिव के पास ना, ठीक है? ताकि वो पॉजिटिव के पास मूव हो सके, क्योंकि डीएनए itself is negatively charged molecule, right? DNA is a negative charge, so it's going to be pulled towards the positive. And so what's going to happen is those little fragments of DNA are going to migrate. And so what is... Based on what? Based on their size, right? सबसे छोटा साइज इसका रहेगा, सबसे आगे रहेगा. फिर समझ में, तो साथ में रहेंगे 10 10 है, right? फिर ये वाले समझ में आपको? हाँ. That allows me to do, it allows me to tell the difference between each of these. अब ये ध्यान दो, ऐसा नहीं हुआ कि ये इसका था, इसका इसमें से थोड़ी आएगा. मछली थोड़ी मालूम है किसका नहीं है. या किसके बेस पे डिफरेंशिएट कर रहा है उसको? साइज के साथ. समझ में आया? So this is their thing. But you can tell this is a really bad thing because we've got some. These two are exactly the same here. अब अगर ये दोनों exactly same आ जाएंगे तो उसे आइडेंटिफाई करना is quite difficult. बराबर है? And so when they really do DNA profiling, what they do is they generally use 13 different sections like this, and then those 13 sections are each going to be highly variable. So it's a good way to tell them. When would we ever want to do this? Forensics is one reason, and then also in maternity, figuring out who's dad. And so let's. अभी आप उसका एप्लीकेशन देखोगे कि अगर एक क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करते हैं, ठीक है? ध्यान देना. अभी ये तीनों की ऊपर शक है, समझ में आया? खून कहाँ हुआ? यहाँ और यहाँ पे खून हो गया है और यहाँ इस स्पॉट पे इस जगह पे ब्लड सैंपल मिला है, समझ में आया? और ये तीनों के ऊपर शक है. तो आप क्या करोगे? तीनों का ब्लड सैंपल निकालोगे और जो सैंपल आपको मिला है उसे यहाँ पे डालोगे. समझ में आया? इन तीनों के ब्लड को यानी कि डीएनए को आप कंपेयर करोगे किससे? जो सैंपल आपको स्पॉट पे मिला, क्राइम स्पॉट है. समझ में आपको? ठीक है, ध्यान दो. Talk about the murder. There was a murder that was committed. Somebody was brutally murdered by one of these three suspects. तो यहाँ पे इंसान था is brutally murdered by one of these human beings. ठीक है? अभी ध्यान देना. So, Mr. Blonde, Mrs. Red, or Mr. Mustache. But they left blood at the scene. And so what I can do is I can grab samples of DNA from each of our. तो इन तीनों का ब्लड सैंपल आप लोगे, उसका डीएनए निकालोगे और उसमें क्या करोगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे. ध्यान देना. Suspects, and then I could grab the blood itself, and then I could do DNA fingerprinting. So before we separate them, you may think to yourself, which of these looks guilty, who looks like they're capable of murder. And if we separate them, then using that. क्या कर रहे हैं अभी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उनके डीएनए से फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान देना. Gel, what we can see. अब हम मैच करेंगे. कौन है पूरी? ये क्या? कैसे मालूम पड़ा? मैच हो रहा है ना? आई बात समझ में? इसे बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट. ये ध्यान दो. That Mr. Blonde is guilty. In other words, his blood. सबसे तो वही असर है. So what do I mean by matching up? Well, those single or short tandem repeats if we look horizontally are going to be exactly lined up. समझ में So if we आया? look at Mr. Blonde's son, we find more similar. देखिए एक और चीज बता दें. उसका खून वहाँ पे मिलने का मतलब ये नहीं कि खून ही मतलब इससे ये नहीं प्रूफ होता है कि वो खूनी है. उसे सिर्फ इतना पता चलता है कि खून उसका है. हाँ. आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस समझ में आया? क्या है बेसिस? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट. तो हर एक इंसान का सब कुछ सेम रहेगा. 99% डीएनए पूरा सेम रहता है. कहाँ पे? क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट. वो सेगमेंट में क्या होगा? लेंथ जो है और सीक्वेंशियल वो क्या होता है? वैरी होता है हर एक इंसान. समझ में आपको? एक्सेप्ट विद ये समझ में आया क्या? ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या करोगे? पता कर सकते हो कि ये ब्लड या सैंपल किसका है, ये पता कर सकते हो. लेकिन वही क्रिमिनल है ये अपने को नहीं पता चलेगा किसी को. सबको यहाँ समझ में आया? ठीक है. अभी सभी ध्यान दो. घर जाकर के अभी घर जाकर के नहीं, अभी है टाइम 10 मिनट. सभी यहाँ पे
ऑन पेज नंबर, किसी को उसका वीडियो दिखाना है, बाद में पता चलेगा नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। पेज नंबर 50 निकालो। पेज नंबर 50 निकालो। वहाँ पे टिश्यू कल्चर टॉपिक दिया हुआ दिख रहा है, टिश्यू कल्चर दिखा दिया। अभी हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जाने, ठीक है? हाँ पूरा मैं यही कर रही हूँ, समझा के अपना दो इसे, ठीक है? ध्यान दो, पेज नंबर 50 टिश्यू कल्चर, बाकी से बात करेंगे। लास्ट टाइम 11th में 11th क्लास में, ठीक है, आपको सेल टॉपिक था, सेल चैप्टर था, वहाँ पे आपने एग्जाम पढ़ा था टोटिकोलेंस, ठीक है? तब मैंने आपको बताया था कि प्लांट, हाँ बनाना देखा था आपने, बनाना कल्चर काटते थे, काट बहुत ओके याद है। तो व्हाट इज द टोटिकोलेंसी? एक प्लांट के सेल से एक नया प्लांट ग्रो करना, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज टोटिकोलेंसी, बराबर है? टू जनरेट अ न्यू प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट, राइट? अभी ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है, ये पढ़ना है आपको, ध्यान दो, टर्मिनोलॉजी लिख रहा है आपको, पहले हम दो टर्म पढ़ते हैं, सभी ध्यान दें। पहला टर्म क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लांट, उसका मतलब क्या होता है? ध्यान दो, जिस प्लांट के सेल से आप न्यू प्लांट बना रहे हो, उस प्लांट को हम बोलते हैं एक्स प्लांट, राइट? इट इज अ टिश्यू और पार्ट, एक्साइज मतलब कट, एक्साइज मतलब कट होता है, ठीक है? एक्स प्लांट क्या होता है? इट इज अ टिश्यू और पार्ट एक्साइज फ्रॉम द प्लांट फॉर टिश्यू कल्चर, राइट? पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा मतलब लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है? पैरेन्काइमा टिश्यू फ्रॉम रूट, स्टेम, ट्यूबर्स और द शूट मेरिस्टेम इज जनरली यूज्ड एज एक्स प्लांट्स, मतलब इन पार्ट्स को आप यूज करोगे टू ग्रो अ न्यू प्लांट। तो जिस प्लांट को आपने यूज किया, जिसके सेल से आप दूसरा नया प्लांट ग्रो कर रहे हो, उस पुराने प्लांट को क्या बोलते हैं? एक्स प्लांट बोलते हैं। समझ में आया एक्स प्लांट का मतलब? आगे कैलस, कैलस क्या होता है? जब आप पुराने वाले प्लांट का सेल निकालोगे, उसको न्यूट्रिशन मीडिया में डालोगे और जब वो ग्रो होता है, तो उसमें से क्या होंगे? अनऑर्गेनाइज्ड, लूजली हेल्ड सेल मास बनता है, सेल के मास प्रोड्यूस होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है ना कॉलोनीज में, वैसे ही सेल ग्रो होंगे, क्या सेल्स क्या होंगे? बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे उनके, मतलब क्या बोलते हैं उसको? मल्टीप्लाई, ठीक है? लेकिन दीज सेल्स आर अनऑर्गेनाइज्ड, लूजली हेल्ड रहेंगे, तो इन लूजली हेल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेल को क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। आई बात समझ में? डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, छोटी बात लिखा, पहले देखो क्या लिखा हुआ है? मदर प्लांट लिखा, दिख रहा है आपको? डायग्राम में देखो, मदर प्लांट मतलब एक्स प्लांट, ठीक है? उसका उन्होंने क्या किया? एक स्मॉल टिश्यू निकाला, मतलब सेल निकाला, टिश्यू नहीं निकाल सकते ना, सेल, स्मॉल सेल कैसे निकाल रहे हैं? वहां से पार्ट निकाल रहे हैं, टिश्यू निकालने का मतलब है पार्ट निकाल, जैसे कि मान लो कि अपाइकल सेल्स निकाल रहे हैं, अपाइकल मतलब टिप पे, वहाँ पे कौन से रहते हैं? मेरिस्टेम सेल रहते हैं, न्यूली फॉर्म रहते हैं, बराबर है? उनको निकाल, उसको कल्चर मीडिया में डाल दिया, दिख रहा है आपको? कल्चर मीडिया में क्या होगा? ग्रो होगा, आई बात समझ? मल्टीप्लाई होगा, ग्रो होगा, तो जो नया सेल मास बना है वहां उसे क्या बोलते हैं? कैलस। कैलस क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास, लूजली हेल्ड सेल्स, उसे बोलते हैं कैलस। आज समझ में? फिर कैलस से शूट बन रहा है और रूट बन रहा है, समझ में आया? रूट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं राइजोजेनेसिस, ठीक है? राइजोजेनेसिस, और शूट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं कॉलोजेनेसिस, ठीक है? ये यहाँ दिया हुआ है पेज पर 51 पे, इधर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस दिख रहा है क्या? ऑर्गेनोजेनेसिस, वहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइजोजेनेसिस और कॉलोजेनेसिस, लिखा हुआ, ठीक है? फिर क्या करेंगे? इधर ध्यान दो, फिर जब शूट और रूट आ जाएगा, ठीक है, तो उसे फिर प्लांट कर देंगे सॉइल में, समझ में आपको? ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या है? टिश्यू कल्चर। And what is totipotency? The ability of the cell to generate a new plant
potency and the process is called as tissue culture. डिफरेंस समझा आपको? ठीक है, अब ध्यान रखना उसमें कैलस क्या होता है. It is produced due to growth of the explant and can be defined as an unorganized mass of loosely arranged parenchyma cells. Parenchyma living cells. सबको आज समझ में आता है कैलस क्या होता है? आगे ध्यान दो. Morphogenesis और organogenesis. The process of development of different organs such as root, stem, leaves, etc. from the callus is called as organogenesis. What do you mean by organogenesis? Formation of organ from callus. अब organ मतलब plant में हाथ पैर तो आएंगे नहीं, क्या आएंगे फिर? root, stem, leaves ये सब आएंगे. इस process को बोलते हैं morphogenesis और organogenesis. Clear it up? Next, clones. Clones मतलब क्या? Copies बनना. ठीक है? तो the genetically identical organisms produced from the original parent organism are described as clones of each other. तो original यानी कि ex plant से जो अलग-अलग plants, new plants produce हुए, उन सब अलग-अलग plants को जो किससे produce हुए? एक ही ex plant से. समझ में आया? एक ex plant था, उसमें से अलग-अलग plants, new plants बनाया ना, grow किए ना, तो new plants को हम क्या बोलेंगे? Clones of each other. समझ में आया? Clones of each other. टर्म क्लियर है क्या? क्लोन मतलब क्या होता है? कॉपीज. किससे बनाया उसको? एक्स प्लांट से, एक कॉमन प्लांट से. राइट? ठीक है, आगे ध्यान दो. रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक. बेसिक रिक्वायरमेंट देखो क्या है. सबसे पहले प्लांट मटेरियल फ्रॉम विच द एक्स प्लांट इज टेकन. मदर प्लांट जिसका आप न्यू प्लांट बनाने वाले, जिससे न्यू प्लांट बनाने वाले, एक्स प्लांट की जरूरत पड़ेगी ना आपको. ठीक है, वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हुआ. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? न्यूट्रिएंट और कल्चर मीडियम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. ऑब्वियसली सेल ग्रो किसमें होगा? न्यूट्रिएंट लगेगा ना उसको. न्यूट्रिएंट में क्या क्या होनी चाहिए? प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब चीजें होनी चाहिए. लिक्विड मीडिया होना चाहिए. सबका समझ में. ग्रोथ हार्मोन्स होने चाहिए. डेफिनेटली ग्रोथ हार्मोन्स होने चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह. ठीक है, आगे ध्यान. थर्ड टर्म क्या लिखा हुआ है? असेप्टिक लेबोरेटरी कंडीशन. असेप्टिक का मतलब होता है फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. समझना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट असेप्टिक कंडीशन में किया जाता है. असेप्टिक मतलब कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए. समझ पाए क्या यहाँ तक आप? ठीक है. फैसिलिटी टू कंट्रोल डिफरेंट फैक्टर्स सच एज ऑब्वियसली प्लांट को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइट कंट्रोल शुड बी देयर, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए वो पता होना चाहिए. तो इन सब के लिए कंट्रोल मेजरमेंट्स होने चाहिए. समझ में आपको? टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए. सबको समझा गया आता? ठीक है. जितनी जगह, जिस जगह पे प्लांट को ग्रो कर रहे हैं ना, उन जगह पे ये सारी कंडीशंस को कंट्रोल करने के स्टेप्स भी होने चाहिए. ठीक है, आगे डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स सच एज ऑक्सीन, साइटोकाइनेज एसेट्रा. क्लियर? रिक्वायरमेंट समझ में आ गया? आगे न्यूट्रिएंट और कल्चर मीडियम यूज. कौन सा न्यूट्रिएंट और कल्चर मीडियम यूज होता है? वहाँ पे कुछ कल्चर मीडियम के नाम दिए हुए. ठीक है, ध्यान देना. The culture medium used for the experiment may be liquid or semi-solid according to the need. आज समझ में liquid media भी हो सकता है या फिर semi-solid media भी हो सकता है. Right? Like jelly हो सकता है. जैसे कि अगार जेली. ठीक है? The medium is generally supplied with various ratios and concentrations of organic and inorganic nutrients. तो उस मीडियम में होता क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं. ऑर्गेनिक में ग्लूकोज आ जाएगा, अमाइनो एसिड आ जाएगा, हार्मोन्स आ जाएंगे. इनऑर्गेनिक में क्या है? आयंस आएंगे, वाटर आ जाएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट आयन, ये सारे आयंस आएंगे, क्लोराइड आयन, सोडियम, ये सारे आयंस आएंगे. आई बात समझ में? तो ये सब आया किसमें आएगा? इसका इनऑर्गेनिक. राइट? तो मीडियम के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स होने चाहिए. समझ में आया? जो मीडियम है वो लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड. ओके. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, सर्टेन विटामिन्स भी होने चाहिए, सुक्रोज and plant growth hormones such as auxin and cytokinin. ये सब चीजें कहाँ होती है? मीडिया के अंदर, ग्रोथ मीडिया के अंदर. समझ में? कल्चर मीडिया के अंदर. आगे फॉर सॉलिड और सेमी सॉलिड मीडियम क्या चाहिए? अगार अगार. एक्चुअली अ पॉलीसेकेराइड. अगार अगार क्या है? इट्स अ पॉलीसेकेराइड. समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट. A solidifying agent obtained from red algae is used. अगार अगार क्या? It is obtained from red algae. It's a solidifying agent. समझ में आया सबको? ठीक है. इसकी प्रॉपर्टी बताई थी आपसे मैंने. मेल्ट करोगे, हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएगा, कूल करोगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सेमी सॉलिड बनता है. ठीक है. द पीएच ऑफ द मीडियम इज एडजस्टेड बिटवीन 5 to 5.8. ये अच्छे से आ गया. ठीक है. क्वाइट एसिडिक.
सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सुक्रोज। वहाँ पे मीडियम का नाम दिया हुआ है, आप उसको नाम याद रखोगे, उसके अंदर कंपोजिशन क्या होगा, अलग होगा। आई बात समझ में? वहाँ पे मीडियम का सिर्फ नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, नॉक्स सॉल्यूशन एंड सुक्रोज। नाउ यूज ऑफ NX मीडियम दैट इज मुराशी एंड स्टोव मोर कॉमन। ये जो दो नाम दिए हुए मीडियम के नाम, बाकी कुछ नहीं, समझ में आया? और इनके अंदर क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन डिफर करेगा, दैट्स ऑल, राइट। अभी नेक्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, स्टेरिलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय स्टेरिलाइजेशन? जिन कंडीशंस में जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो, दे शुड बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन एंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्टेरिलाइज्ड। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ो। इन टिश्यू कल्चर टेक्निक डिफरेंट apparatus medium used and the explant also is to be properly sterilized to avoid the contamination due to which the experiment may fail. सबका समझ में? अगर क्योंकि वहाँ पे आप न्यूट्रिशन मीडियम प्लांट को ग्रो करने के लिए लगा रहे हो, अगर वहाँ पे थोड़ा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुरंत वहाँ पे ग्रो होगा ना, इसमें न्यूट्रिशन मीडिया पे, और वो प्लांट जो मतलब जस्ट न्यूट्रिशन लेना शुरू ही कर रहा है, इससे पहले प्लांट न्यूट्रिशन लेने से पहले कौन ले लेगा न्यूट्रिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए द मीडियम शुड बी फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबका समझ में? इट शुड बी स्टेरिलाइज्ड, दैट मींस फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, the methods used for sterilization may be dry or wet sterilization. dry और wet का मतलब होता है, एक होता है कि आप वेपर्स यूज करके स्टेरिलाइज करो, वेट मतलब आप उसको पानी में डाल करके, गर्म पानी में डाल करके स्टेरिलाइज करो। समझ में आ रही बात? ठीक है, ऑटोक्लेव बोलते हैं, ठीक है, ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन। उसमें क्या करते हैं,